नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। हिंदू मुसलमान राजनीति की मांग, क्योंकि इन दिनों देश के कई हिस्सों में हिंदू मुसलमान पर विवाद देखने को मिल रहा है। एक और जहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज इस सर्वे के खिलाफ शीर्ष अदालत में सुनवाई और उधर वाराणसी कोर्ट में आज पेशी होने वाली इस सर्वे रिपोर्ट लटक गई है। दरअसल 14 से 16 मई तक चले सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश की जानी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 50% रिपोर्ट ही तैयार हो पाई है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि केवल 50% रिपोर्ट तैयार है। ये अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज इसे अदालत के समक्ष नहीं पेश किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हम कोर्ट से 3 से 4 दिन का समय और ज्यादा मांगेंगे। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा के विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की मांग अब मथुरा अदालत में याचिका लगाई गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त या हटाए जा सकते हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं। गौरतलब हो कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उस जगह को भी सील कर दिया गया जहां मस्जिद का वजूखाना है। ज्ञानवापी में सीलिंग की कार्रवाई के बाद अब मथुरा के ईदगाह मस्जिद में भी सीलिंग की कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस बाबत मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजनल की कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो वहीं हिंदू मुस्लिम का नया मामला मध्य प्रदेश और कर्नाटक से भी सामने आया। मध्य प्रदेश में जहां नीमच में पुरानी कचहरी पर हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति को काबू करने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं कर्नाटक की बात करें तो वहां के मांड्या शहर में जामा मस्जिद में पूजा की अनुमति देने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके बाद राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खड़गे ने दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दरअसल मांड्या के कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर दावा किया गया है कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर पर बनाई गई थी और इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इन दोनों अलग अलग तरीके के मामले चल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और उसी को लेकर ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा में ईदगाह मंदिर परिसर और उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी इसी तरीके के मामले सामने आए, जिसके बाद लगातार राजनीति चरम पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि आज ही कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, जिसमें आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन उसको लेकर भी अब ये बात कही जा रही है कि सर्वे रिपोर्ट अधर में लटक गई है, क्योंकि केवल 50% रिपोर्ट तैयार हुई है। यह दावा किया है असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने, जिसके बाद अब ये मामला भी अधर में लटक गया है। आपको बता दें कि बाबरी केस से जुड़े ज्ञानवापी पर सुनवाई कर रहे हैं जज। हिंदू पक्ष के वकील भी जस्टिस इसमें रहे हैं। नरसिम्हा जो है वो भी इसमें जस्टिस वो वकील थे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मंगलवार को यानी आज इस पर सुनवाई होनी है। इस बीच एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज आज ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सुनवाई करेंगे, वे जज अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस से भी जुड़े रहे थे। दरअसल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच को ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करनी है। दोनों ही अयोध्या केस में भी जुड़े रहे हैं। इनमें से एक तो हिंदू पक्ष की तरफदारी करते हैं, वकील हैं, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर में सर्वे के खिलाफ आवाज उठाई है। कहा गया है कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिस सर्वे को मंजूरी दी है उस पर रोक लगनी चाहिए।
तो लगातार इसी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि इससे कुछ ही समय पहले इसी पूरे मसले के बीच अभी हाल ही में विवाद जो है वो ताजमहल को लेकर भी उठा था। आपको बता दें कि ज्ञानवापी और शौचालय की याचिका जो लगाई गई है उसकी अगर बात करें तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन ये रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सरकारी वकील ने मंगलवार को याचिका दायर करके एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। इसके साथ ही वजूखाने और शौचालय को भी शिफ्ट करने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक सर्वे का काम चला। 3 दिनों में की गई ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज किसी भी सूरत में पेश नहीं की जा सकेगी। यह दावा एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि आज रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी, उसके लिए 3 दिन का समय मांगा जाएगा, लेकिन स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने ये कह करके सस्पेंस पैदा कर दिया है कि आज ही रिपोर्ट पेश की जा सकती है। तो वहीं अजय प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 10 घंटे की वीडियोग्राफी, 1500 फोटोग्राफ है और इस वजह से 3 दिन की सर्वेक्षण रिपोर्ट को आज अदालत में पेश कर पाना कठिन है। ये शुक्रवार तक का समय इसके लिए मांगा गया है। तो अलग अलग तरीके की बातें इसमें सामने आ रही है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी परिसर में चले 3 दिन तक सर्वे के बाद आज इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो देनी थी, लेकिन अलग अलग तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। रिपोर्ट तैयार नहीं होने की वजह से कोर्ट कमिश्नर आज मियाद बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आज कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी और आज ही रिपोर्ट देनी चाहिए। शिवलिंग मिलने के दावे पर सरकार सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि ये तो कोर्ट तय करेगा कि जो मिला है वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा। शिवलिंग मिलने वाली बात को अभयनाथ यादव ने सिरे से खारिज किया है। इसके साथ ही शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के सवाल पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का कहना था कि कोर्ट ने एक पक्ष की बातों को सुनकर सील करने का फैसला दिया है, जो कि गलत है। मुस्लिम पक्ष की गैर मौजूदगी में यह फैसला लिया गया, इसके खिलाफ वो ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और कार्तिकेय जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं कार्तिकेय जी आप ही के पास आना चाहूंगी और प्रतिक्रिया इस पर आपके, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान इस समय राजनीति की मांग बनता चला जा रहा है और 3 ऐसे राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर कर्नाटक, तीनों में बीजेपी की सरकार है और अलग अलग तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। हालांकि कांग्रेस शासित राज्य भी इसमें पीछे नहीं है। तरफ से कहूंगा कि हमें देश की खुशहाली के लिए हमें हिंदुस्तान हमेशा नजर आया और इनको सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा उस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान नजर आया। आप खाली अभी की बात मत करिए, 2014 के बाद से आप स्वयं अपने आसपास से देखेंगे किस तरीके से राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए एक धर्म के नाम से लोगों को बांटा जाना शुरू किया गया। उनके कपड़े से लेके, उनके खाने से लेके, उनके पहनावे से लेकर 1000 सालों से भी ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ रह रहे। संविधान ने भी आपको बता दिया कि आप इस देश में मुसलमान राष्ट्रपति भी हो चुके, हिंदू राष्ट्रपति हो चुके, तमाम पौधों पे हिंदू मुसलमान सब है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता की लोगों का जो ध्यान वर्तमान स्थिति है, कोरोना के बाद जो हालात अर्थव्यवस्था चौपट हुई, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई ना रहे, तो कहीं पर आप बुलडोजर लेकर के कहीं पे अपनी मंदिर तोड़ेंगे, मंदिर भी स्वयं तोड़ेंगे, फिर उस पर आप हंगामा भी स्वयं करेंगे, फिर अपने मीडिया के अपने साथियों के माध्यम से उसको बातों को घुमाएंगे। तो ये सब कुछ में भाजपा बहुत अव्वल है और उसी तरीके से काम कर रही है। सरकार ये चला नहीं पाते हैं, तो इनको जिस चीज में ये सर्वश्रेष्ठ उसका नमूना कर रहे हैं।
ठीक है, आलोक वस्त्र। मुस्कान जी, सबसे पहली बात कि अंग्रेज के है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उसमें कुछ शासक अत्यधिक क्रूर थे और उन्होंने हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए, धर्मांतरण करवाया, जनेऊ तोड़े, औरतों को और इनके साथ बलात्कार किया और जितने ही हिंदू के मंदिरों को धो के वहां मंदिर को घुसा दिया। आप देखिए, अभी बात चर्चा में सबसे गर्म है ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान व्यापी शब्द ये मुस्लिम को देना नहीं है, और वहां पर अगर मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है, अगर वहां पर शिवलिंग प्राप्त हो जाती है और उसके बाद कोर्ट का निर्देश आता है कि नहीं जी ये तो मंदिर स्थल ही था, तो फिर वहां मंदिर का निर्माण होगा और ये मस्जिद हटाया जाएगा। इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? हमने एक चीज का दावा किया और सर्वे हो रहा है, फोटोग्राफी हो रही है, उसमें बड़े लोग लगे हुए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी तरीके से हिंदुस्तान के मॉस्क हैं जो जबरन हिंदू के मंदिरों में, अगर हम अपने पुराने अतीत के कार्यों को खत्म करके और अगर हिंदुओं की भावना का करते हुए उनके वो मंदिर को वापस हो जाते हैं, इसमें क्या अर्थ है? कंप्लीटली सही है। धर्म का देश रहा है, लेकिन जो भी अभी हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो जैसे उन्होंने तलवार की नोक पर मस्जिद बना दी, हम तलवार की नोक पर मंदिर नहीं बना रहे, हम तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लोगों से राय विचार कर वेदना प्रकट कर रहे हैं और वहां का डिसीजन आने पर जो भी फैसला होगा उसको सिरोधार सम्मान करेंगे। तो इसमें कहाँ कोई लड़ाई की बात है। और रही बात जिस तरीके का एजुकेशन मदरसों में बांट किया जाता है रेडिकल इस्लामिक पैदा करने की, उसके भी तहकीकात की जरूरत है। अरे देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का ये चीजें सिखाओ। और जाते कौन है उन मदरसों में लोग? आ रही हूँ आपके पास कार्तिकेय जी। आलोक जी, एक बात बताइएगा, मध्य प्रदेश के नीमच में एक मस्जिद के पास ही हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसमें देशित है? क्या कर्नाटक में जिस तरीके से जामा मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी गई है, क्या इसमें कोई आपको देशित दिख रहा है क्या? देखिए, जब इस तरीके की बातें मुस्कान जी होती है ना, तो कुछ उपद्रवी तत्व हिंदू की तरफ से, मुसलमान की तरफ से इस तरीके का हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं। मैं उनका सपोर्ट नहीं करता हूँ और न ही पार्टी उनका सपोर्ट करती है। ऐसे लोगों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्तिकेय जी, देखिए तमाम इन्हीं के साथी हैं। हिंदू युवा वाहिनी का तो नहीं है, कार्यक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हरिद्वार में, और कौन से नारे लगाए गए थे, कौन सी कार्रवाई करती सरकार ने इनके ऊपर? भाई आपने जो इस वर्ग विशेष को, समूह को काटने मारने की बातें करी, तो कौन सी कार्रवाई करेगी आप इनके ऊपर? सब संविधान की दुहाई दीजिए, पर सब संविधान नहीं याद आ रहा था। मतलब तो क्या आपने देश का मजाक बना रखा है? आप खुद समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से आप कुछ लोगों को छोड़ेंगे, वो बड़े बड़े धर्म के नाम पे संविधान करेंगे, उसमें कुछ भी बोला जाएगा, उसके बाद आप उस पर क्या एक्शन लेते, उसके आप ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है? एक वर्ग विशेष की महिलाओं के ऊपर अपराध करी जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बुलडोजर आपको तब दिखेगा जब आपको जैसे कि भाई बात चुनाव आने वाले हैं, आपको सत्ता प्राप्ति का साधन दिख जाएगा और हिंदू मुसलमानों में दो बातों में बांटना होगा तब आ जाएंगे। आप कितने प्रमुख नेताओं ने आकर इन बातों का खंडन किया जब हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं? तो अलवर में सोचिए, अलवर में जैसे मंदिर शिव मंदिर पुराना प्राचीन 300 साल पुराना था, उसको खुद ही इनकी नगर परिषद होती है और फिर खुद ही वहाँ पे रैली निकालते हैं और भड़काने के लिए जुड़ाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरे देश कर, फिर आप आ जाएंगे ताजमहल में। नहीं, अभी उन्होंने बोला कि ज्ञान वहाँ पे हिंदू नाम है, ऐसा फिर लाल किला में किसका नाम दिखता? आपको हिंदू नाम दिखता बनाया तो मुसलमान शासक ने कहा
इसका क्या करेंगे आप? झंडा कराना रोक देंगे आपके प्रधानमंत्री? आप बताओ ना, आप हिंदुओं की बात करते हो, आपने 2014 के बाद कितने हिंदुओं के भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया? ये 70 रुपए दिए ना राम मंदिर के नाम पे, भाजपा वाले अपने बता दे कि भाई आपने कितना रुपए दे दिया अपने पार्टी के फंड से राम मंदिर के निर्माण में। तो इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करते हैं। कश्मीर में आप देखिए क्या हो रहा है। कश्मीर फाइल्स को देख करके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बन के, वरना लोगों को पता नहीं चलता। बताइए, तो अगर 1947 के ऊपर कुछ इन्होंने फिल्में ना देखी तो ये भी ना मानते कि देश आजाद हुआ है। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि महात्मा गांधी के बारे में, जिनको पूरा देश जानता है, पूरा देश पूछता है, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं गांधी जी को 1980 के दशक में ना बनी होगी, कोई गांधी जी को नहीं जानता। तो अब तो कश्मीर फाइल से चुके हैं भाजपा के तमाम नेता। क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए क्या करते हैं? आज वही परिवार इनके ऊपर आरोप लगा रहा है। एक और चीज मैं मुस्कान जी बताता हूँ, संविधान संशोधन अधिनियम लाई गई, बड़े जोरों शोरों से कहा गया कि जो वहाँ प्रताड़ित है, हमारे अल्पसंख्यक है, वहाँ पे जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनको देश में बुद्ध है, वो वापस आ सकते हैं। 800 परिवार 2018 से 800 हिंदू परिवार जो इस देश में रह रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि इनको इस देश की नागरिकता मिल जाए। इन्हीं की सरकार है ना, क्योंकि में भाजपा की सरकार, लेकिन आज वो वापस चले गए 800 लोग। उसके के बारे में क्या कर रहे हैं? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आपका हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पे 16 देशों में से हम, उसमें हिंदू का बच्चा भूखा है कि नहीं है वो नहीं दिखेगा उनको इस समय पे। तो ये राजनीति इर्द गिर्द है, इनको करना कुछ भी नहीं है। इनको ताजमहल मंदिर नजर आ जाएगा, यहाँ पे मंदिर आ रहे हैं। आप कितने नए मंदिर बना रहे हो, कितने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हो, आप ये बताओ ना। आलोक वत्स जी, बता दीजिए एक बार। महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही थी और कार्तिकेय जी फिलहाल इसी बात का समर्थन करते नजर रहे हैं कि आपको मंदिर, मस्जिदों में ही मंदिर क्यों नजर आते हैं? देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के लोग ये सब इन्हीं की देन है। अपीजमेंट कर करके एक पर्टिकुलर वर्ग को इतना माथे चढ़ा लिया था कि आज कश्मीर की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, उस परिवार के राहुल भट्ट की हत्या हुई है, लेकिन क्या वही कश्मीर है जो कश्मीर हमने लिया था 2014 में? कहाँ गए वो पत्थरबाज? कहाँ गए वो लोग? इन सबको हमने टोटली अंडर कंट्रोल कर लिया है और आने वाले समय में और भी चाक चौबंद करके ये जो छोटी मोटी हरकतें हो रही है, लुका छुपी करके किसी को मार देने की, इस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। और ये पत्थरबाज वहां से एक कोट हो गए पूरे इंडिया में। हरियाणा में पत्थरबाजी हुई, खरगोन में पत्थरबाजी हुई, केरल में पत्थरबाजी, जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी। ये पत्थरबाज को लाया कौन उस जगहों से इन जगहों? राजनीति नहीं होनी चाहिए हर चीज पे। अगर देश को मजबूत बनाना है तो यहाँ की पूरी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। और धर्म की आड़ में अगर किसी ने अत्याचार किए हैं तो उसको सुधारने में कोई गुरेज नहीं है। कौन नहीं जानता है कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था? औरंगजेब से किस तरह की यातनाएं थी यहाँ के लोगों को? किससे छिपी है ये बात? और मदरसे में जो 1200 साल पुरानी पद्धति से ये पढ़ाए जा रहे हैं, ये क्या पढ़ाते हैं वहाँ? एंटी इंडियन पाठ पढ़ाते हैं, एंटी हिंदू पाठ पढ़ाते हैं। सार्वजनिक करें अपने जगहों को। और वहाँ पढ़ने कौन जाता है? कौन जाता है? मुसलमान का उनकी किताबों को सार्वजनिक की पढ़ाया जा रहा है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। एक मजबूत सरकार आई है, ये कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे? आज भारत भाजपा युक्त भारत है और कांग्रेस मुक्त भारत है। ये दो जगहों में इनकी राज चल रही है। ये वहां से भी इनका सुपरनाम साफ कर देंगे। हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर, हमें विश्वास है जनता के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं। अगर ये इतने ही तैसी थे उत्तर प्रदेश में जीव एक वो भी वहां के प्रमोद तिवारी के में इनको एक ठीक है आलोक वत्स जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज अब नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। तब तक कार्तिकेय जी आप अपनी बात रखें।
क्योंकि पहले तो इनको अगर ये मेरी आवाज समझ पा रहे तो समझ जाए जिस पार्टी की तरफ से मैं बैठा हूँ ना उसका 137 साल का इतिहास है। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते होंगे, उम्मीद है कि पढ़ी होगी इन्होंने, अपने घर परिवार में भी पूछेंगे तो कांग्रेस पार्टी का क्या महत्व, क्या स्थान है, उनको परिवार के बच्चे भी बता देंगे। और अस्तित्व रही मिटाने के बाद तो इनकी जैसी पार्टी न जाने कितनी आई, न जाने कितनी चली गई। इन्हीं के जहां से भारतीय जनता पार्टी निकाल के आए हैं, भारतीय जनसंघ फिर जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी 3 बार तो आजादी के बाद इनको बदल बदल के आना पड़ गया है, तो अभी और पूछते रहे अच्छे हैं। और बाहर अपना हमारी पार्टी का राजनीतिक पार्टी में ना, इसलिए हमने कहा कि हम सत्ता प्राप्ति वाला काम नहीं करते। अभी आपने पीछे भी देखा कि 3 दिन का नव चिंतन शिफ्ट हुआ है, तो उसमें जो सबसे मुख्य अर्थव्यवस्था पे, युवाओं पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इस पर ही चर्चा करी इस पार्टी ने। इनके तरह बैठ करके नहीं कि इसको पैसा देके कौन से विधायक ले आएंगे, इसको लेकर के कैसे ले आएंगे। और अभी मेरी पार्टी का याद दिला रहे थे, मैं इनका याद दिला दूं, तमिलनाडु में कितनी सीट है भाई साहब, तमिलनाडु में कितनी सीट है, केरल में कितनी सीट है, आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है, तेलंगाना में कितनी सीट है, बताना शुरू करिए। उड़ीसा में कितनी सीट है। 8 साल का दम लगा दिया, 70 सीट भी नहीं ला पाए सही से। पश्चिम बंगाल वो भी विधायक इनका हाथ छोड़ के जोड़ के वापस भाग गए। तो सरकार प्राप्ति से आपका नहीं दिख जाता है कि आप देश में कितना अच्छा कर रहे हैं। अभी बोला भाजपा युक्त है, भाजपा युक्त का तो पता नहीं, देश महंगाई युक्त है, देश बेरोजगारी युक्त है। उसकी मुक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप वो बता देते। हिंदू मुसलमान दिख जा रहा है, 80-20% दिख जा रहा है, कपड़े देख करके पता कर ले रहे हैं कि कौन लोग हैं। अरे इतने तेजस्वी अगर प्रधानमंत्री हैं और अगर नजर इतनी अच्छी है, तो जम्मू कश्मीर लगातार आतंकवादी घटनाएं होती हैं, लगातार देश के सैनिक मारे जाते हैं, कपड़ा देख के पहचान ले, रोक ले गतिविधियां। जब चीन देश के अंदर आया था तो कपड़ा देख के पहचान लेते, कपड़े देख के जो बच्चे जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको पहचान लेते, जो कोरोना से लोगों की मौतें हुई उनके घर परिवार को आर्थिक मदद नहीं दे पाए उनको पहचान लेते। तो उस पर मत जाइए। जिस चीज पे आप हैं, जो आप देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, उन्हीं बातों पे रहिए। रही जम्मू कश्मीर की बात, आजादी के बाद जब पाकिस्तान ने उस पर अधिकार करने की कोशिश करी थी, तो ब्रिगेडियर उस्मान के उसमें वहां पे हम लड़े थे, पता है ना कौन थे। अगर धर्म के हिसाब से देखेंगे तो मुसलमान थे, और वैसे देखेंगे तो एक हिंदुस्तानी थे। तो चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, बस देश का है, वो हिंदुस्तान का। जो इनको फटकार ताजमहल लगी, जैसे तमाम जगहों पे लगती रहेगी, अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनको कहीं नहीं है। अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है, हिमाचल का आ रहा है, तो कैसे उसको पोलराइज करना है, ये उसी तरीके से उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाने का काम करते हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ इन्हीं के समर्थक, इन्हीं के आरएसएस के समर्थक, यही विश्व हिंदू परिषद, यही युवा वाहिनी, यही लोग अपने धर्म संसद तमाम ऐसे मुद्दे कर करके बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको खत्म करना है, उनको खत्म करना है। लेकिन उसके बारे में ना बुलडोजर दिखने वाला, ना सांसद, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलने वाला। फिर कहेंगे नहीं, हम तो जी देश में चाहते हैं कि प्रेम और सौहार्द का माहौल रहे। ये इनकी राजनीति। मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। प्रियल आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है प्रियल जी आपका एनबी न्यूज पर। पहले जिस तरीके से अभी हम ये बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान राजनीति की मांग इस समय बन गया है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं उस समय हिंदू मुसलमान की राजनीति देखने को मिलती है। बहुत से समुदाय हैं हमारे देश में, लेकिन हमेशा ये हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों, वो भी चुनावों के समय अक्सर। मुस्कान जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कहने के लिए कि राजनीति के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, सबसे पहले समुदाय और कौम की लड़ाई सबसे पहले हमारे जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चालू करते हैं। फिर कहने को ये बहुत एक छोटी सी चीज होगी, लेकिन आज भी आप देखिए, चाहे वो ज्ञान वापी के मामले में हो क्या, या चाहे वो अन्य संदर्भ के मामले में हो, समुदाय और कौम की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कस्बे, शहर या हर जगह के कहीं ना कहीं समुदाय की लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं हड़ताल हो रही है, कहीं कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं। तो राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि अब वो समय नहीं रहा कि वो अपनी राजनीति और राजनीतिक चीजों को, अब की जो हवा है वो दलों के हिसाब से लेकर के चलाए। समुदाय की लड़ाई जो है वो आज की लड़ाई नहीं है, कई साल से ये चली आ रही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई सी भी सरकार हो। राजनीतिक के अंदर की जो ये लड़ाई है कहीं ना कहीं हमारे समाज को इतनी प्रभावित करती है कि आने वाले भविष्य का चयन करना भी बहुत मुश्किल है।
और इस चीजों पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार को बिल्कुल एक नजर देना चाहिए और बिल्कुल समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की वजह से जो हमारे समुदाय के अंदर और जो हमारे आपस एक समाज के अंदर जो ये एक आप ये कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण वाली जो बात रहती है कि लोगों के अंदर एक अलग सा खिंचाव रहता है, वो चीजें बंद होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और मैं इतना ही करूंगी कि किसी भी दल या सरकार से कि कोई भी मामला, कोई भी संगीन मामला हो, उस चीज को मामले के हक में जाकर के निपटाया जाए, ना कि उस चीज को समुदाय या कौम का नाम दे करके कि हिंदू मुसलमान कह करके उस चीज को हवे दिया जाए। ठीक है, आलोक वस्त्री। देखिए, अब जब चीजें साफ हो रही हैं और बाकायदा कानूनन साफ हो रही हैं, कुछ लोग इसको दूसरे ढंग का हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की जननीति इतनी ही प्रिय थी तो क्यों इनका टुकड़ा हर जगह से साफ होता चला जा रहा है? क्यों इनको चिंतन शिविर करने की जरूरत पड़ रही है? मैंने पहले भी कहा, चिंतन शिविर तो बीजेपी भी गुजरात में कर रही है ना। देश आज की डेट में मुस्कान जी भाजपा युक्त हो गया है और कांग्रेस मुक्त हो गया है। इसी का फायदा उठा रही है बीजेपी। क्या फायदा उठा रही है? हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने पुराने घिनौने कृत्यों को खत्म कर रहे हैं। अगर किसी ने जबरन कहीं पर कुछ चीजें की हैं तो उसको कोर्ट के माध्यम से कानूनन उसको उसमें अपील करके उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करवा रहे हैं। हमने कौन सा गुंडागर्दी की? हमने कौन सी जगह पे जाके तलवार की नोक पर मस्जिद ढा दिया है? बल्कि हमारे ऊपर वो पत्थरबाजी करते हैं, हम नहीं पत्थरबाजी करते कहीं भी। आपने सुना है किसी हिंदू संगठन के लोगों ने या हिंदू ने किसी भी मुसलमान के कोई भी उनका जुलूस निकल रहा हो जिस पर मंदिर से पत्थरबाजी की हो? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती आलोक वस्त्री, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजा करती। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन इतना ना हमको पहले इनके पूर्वजों ने पीट रखा है कि अभी उसी को हम भूल नहीं पा रहे हैं। और रही बात किसी भी जगह का क्लेम करने से थोड़ी हो जाएगा। कल को मैं आपका घर क्लेम कर लूं कि मेरा है तो मेरा हो जाएगा? उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर सिद्ध होगा कि हाँ वो घर मेरा है तो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास है कि नहीं? इस देश में लोकतंत्र कायम है कि नहीं? अगर हम कहीं चुनाव में जाते हैं तो हम लोगों के आशीर्वाद से जीत के आते हैं ना, कि हम बूथ लूट के जीत जाते हैं। इसलिए अब देश एक पर्टिकुलर रास्ते पर मजबूती से चल रहा है और ये मुसलमान के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। अरे जो काम हमने मुसलमान के लिए कर दिया वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। आप एक महिला हैं, आप समझिए 3 तलाक की त्रासदी, उससे मुक्त करा दिया हमने। ये कम बड़ा काम था? आधी महिलाओं का वोट हमें मिला है उत्तर प्रदेश में। 3 तलाक तो आपने खत्म करवा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या को नहीं रोक पाए आप अभी तक। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद जो शौचालय का निर्माण कराया, का नहीं आप शहर की रहने वाली हैं कि गांव की? गांव का वो परिदृश्य जिस समय औरतों को नेचुरल कॉल के लिए जाना पड़ता था रोड पर और खेत में, आज पूरे देश से मुक्त करा दिया हमने। उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। आप इमेजिन नहीं कर सकती हो कैसा दर्दनाक दृश्य था जब गाड़ी की रोशनी पड़ती थी और उन्हें उठना पड़ता था रोड पर से। ये इस पीड़ा को हमने समझा है उनका। जो घरों का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री योजना के तहत, हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। जो मुसलमान उसमें थे उसके योग्य, उनको भी मिला है घर। और 80 करोड़ जनता को राशन जो अभी भी हम मुहैया करा रहे हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं हो रहा है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप एक छोटा उदाहरण दे रही हैं जो कश्मीर में एक
राहुल भट्ट की हत्या हो गई। आप इमेजिन कीजिए वहां हत्याओं का सिलसिला कितना हाई लेवल पे था और आज कहां पर आके पहुंच गया है। हम फिर भी लगे हुए हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर में ये सारी गतिविधियां इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगी। इनके कसनी और करनी में अंतर है। हम करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्यों जनता हम पर विश्वास कर रही है? इसलिए कि उन्होंने देखा है कि पहली बार एक सच्ची सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आई है और ये काम करने वाले लोग हैं। अरे 60 वर्ष का कोढ़ एक दिन में थोड़ी ठीक हो जाएगा, लेकिन हम सजग प्रयत्नशील हैं। और आज इन्फ्लेशन और महंगाई और बेरोजगारी ये वैश्विक समस्या है, पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। सिर्फ आप हिंदुस्तान के बगल के राज्यों जो देश हैं उनकी हालत देखिए। आपका काम ही तो यही है ना भट्ट साहब, आपका काम ही तो यही, आपने जी? हर जगह हिंदू मुसलमान कर दिया ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं देश के वो तो इधर उधर हो गए हैं, उन पे तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। ठीक है, कार्तिकेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्तिकेय जी, मुस्कान मैडम, मैं आ रही हूँ आपके पास। कार्तिकेय जी, बड़ा जबरदस्त भाषण था और शायद इसीलिए भाजपा वाले जाने जाते हैं। अभी एक करके सारी बातों में जवाब दे देता हूँ। कह रहे थे कि देश आगे बढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ गया मुस्कान जी कि जो सीएनजी एलपीजी जो था वो 1000 पार हो गया, बढ़ते बढ़ते डीजल पेट्रोल 100 पार हो गया। ठीक है कार्तिकेय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं यही कह रहा था मुस्कान जी, अभी बोला कि देश आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते मैंने बताया एलपीजी कितना बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया, आटा तेल सब कितना बढ़ गया है। तो वो देश के आम नागरिक थे, तो बिल्कुल मैं इनकी बात से पूरी रूप से सहमत हूँ कि उसमें थोड़ा देखते हैं हिंदू मुसलमान, उसमें हिंदू भी इतना महंगा खरीद रहा, मुसलमान भी इतना महंगा खरीद रहा। फिर इतना आगे बढ़ गया कि जिन लोग के पास नौकरी थी वो अपने दफ्तर से बाहर हो गए, उनपे नौकरी नहीं बची। तो बिल्कुल सही बात है, ना उसमें हिंदू देखा गया है, ना उसमें मुसलमान देखा गया है। फिर पत्थरबाजी पे बात आई, जिन्होंने बोला था कश्मीर से पत्थरबाजियों को किसने पहुंचा दिया, तो सरकार तो आपकी धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे रूप से सहमत हूँ कि शायद आप ही ने पत्थरबाजियों को जगह जगह पहुंचाया, उसमें क्या अंतर है। फिर कालीचरण जैसा इनका समर्थक, उसने खुलेआम महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला। क्यों प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई सांसद बातों को खंडन करने के लिए चला, आगे चल के नहीं आ गया। और फिर एक बार लोकतंत्र की तुरंत दुहाई दे देंगे, देखिए हम लोकतंत्र में है और हम पहुंच जाएंगे राजतंत्र में। भैया राजतंत्र बुरा था, राजाओं का शासन बुरा था, इसीलिए तो देश में लोकतंत्र आया। इतिहास गलत पढ़ा दिया गया, तो सही खुद पढ़ लेते ना, खाली पढ़ाने से नहीं होता है, पढ़ने से भी होता है। इतिहास खुद पढ़ लिए होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मुस्कान जी, आपके माध्यम से दर्शकों को। इस देश में आप समझिए हिंदू मुसलमान कैसे साथ में रहे थे। जब महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था उनका नाम था हाकिम खान, और अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे। तो ये इस देश में हुआ है। फिर ये आ गए कि क्या कहते हैं, मुक्त हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देश पूरा साथ में। तो पश्चिम बंगाल देश में आता है कि नहीं आता है, तमिलनाडु आता है देश में, केरल आता है कि नहीं आता है, आंध्रा आता है कि नहीं आता, उड़ीसा आता है कि नहीं आता। वहां की जनता तो आप पे विश्वास दिखा नहीं रही है, तो उसको देश का हिस्सा मानते हैं। तो फिर भाई वो जनता का नहीं है। या आपको चुनावों में 38% वोट मिला, उसके अलावा मानते 40% फिर देश की और 5-6 तरीके का नहीं किया। अगर आप कहते लैंगिक वैश्विक लैंगिक असमानता की बात करेंगे तो भारत 140वें नंबर पे है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ इसमें भाई जो हमारी मुस्लिम बहनें होंगी, हमारी हिंदू बहनें होंगी, हमारे सिख होंगी, बौद्ध होंगी, सभी का स्तर नीचे आ रहा है। सीएमआई के डेटा ने कहा है कि भाई आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें 45 लोगों ने नौकरी कर दिया है। तो बिल्कुल उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें देश का तमाम नागरिक है, तमाम धर्म के लोग हैं उसमें। उनकी सारी बात से इसलिए मैं एग्री होता हूँ। और किस लिए नहीं एग्री होता हूँ कि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इन्होंने बड़ा बड़ा भाषण एकदम दे दिया कि देखिए हमने हिंदुओं के लिए कर दिया, मुसलमानों के लिए कर दिया। भाई 800 लोग थे, क्यों वापस चले गए पाकिस्तान? आप हिंदुओं के इतने हितैषी थे तो
कोरोना टाइम में ही हिंदुओं के इतने हितैषी लोग थे और गंगा किनारे लाशें बह रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकारें आकर, प्रशासन आके बोलता है कि नहीं जी, ऐसा समय होता है, आपको मुस्कान से याद होगा कि इन 2 महीनों में ऐसा समय होता है कि ऐसा हिंदू धर्म में किया जाता है। तो वही मई अभी चल रहा है। मैं वही भाजपा के अपने तमाम साथियों से हमेशा पूछता हूँ कि भाई वही मई चल रहा है ना, वही अप्रैल के बाद ही मई आ रखा है। अब वो हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाज, गंगा में लाशें बहाई जा रही थी, दफनाए जा रहे थे शव, अब वो कहाँ चले गए? तो देश को अगर किस तरीके से मतलब बरगलाना है, कंफ्यूज करना है और किस तरीके से अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, उस तरीके से कुछ भी हो जाए जी पाकिस्तान की गलती है, 70 साल का इतिहास है। मैं इनको बिल्कुल मान लेता अगर 70 साल में कांग्रेस ने जो कुछ भी बनाया था, हालांकि वो सब बेच रहे हैं, उसको ये शून्य पे ले आते और कहते हम यहां से ऊपर उठा के लेकर के जा रहे हैं। आप बता देते, आप हटा देते देश की डिफेंस फोर्सेस, IIT, IIM, एम्स सब कुछ हटा देते, आप स्कूल कॉलेज, ये नवोदय, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, AMU सब हटा देते। उसके बाद कहते कि जी हम बना रहे हैं, नया देश बना रहे हैं। जो कुछ बना उसको तो बेच दिया, स्कूल कॉलेज अस्पताल उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। हम जी हमको मंदिर में हम उनका वर्चस्व दिलाएंगे। अरे हिंदू उतना लायक है, उसका भगवान हर तरफ रहता है, हर तरफ रहता है उसका भगवान। उसको कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से लाके हितैषी बन के ये ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे, फिर कह देंगे जी कोर्ट जो कह देगा वो हम कर देंगे। तो कोर्ट पे रहने दिया करिए, कोर्ट ही सारे नहीं डलेगा, फिर सरकार क्या चलानी है आपको? ताजमहल में हाईकोर्ट जज की बड़ी अच्छी टिप्पणी थी, वो भाजपा के तमाम साथी समझ लें कि किसी को आपको किसी ने पढ़ने से नहीं रोका है। पढ़े, PhD करे, MA करे, इतिहास को समझे, किसने रोक रखा आपको इतिहास पढ़ने से? और रही कि मंदिर उड़ा दिया, मस्जिद उड़ा दिया, मुस्कान जी आप भी अगर स्टार्टिंग में अगर आपने प्राचीन इतिहास हम लोग बचपन में पढ़ा गया होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें तमाम ऐसे उदाहरण है कि जब यहाँ पे बुद्धिज्म बढ़ा तो किस तरीके से जो वैष्णवाइट्स और शिव को मानने वाले लोग थे उन्होंने उन बुद्ध की मोनेस्ट्रीज को तोड़ा, बुद्ध को मानने वालों ने मंदिरों पे, जैन जगहों पे आक्रमण किए। तो ये तमाम चला है क्योंकि उस समय ये धर्म का एक बोलबाला था, राजतंत्र में होता था। राजतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। आप इतिहास पढ़ेंगे, कोई राजा जाके बोलता हो कि भाई साहब आपका राज मुझे अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। युद्ध हुआ है, हमेशा युद्ध हुआ है और ये चीजें हुई है। अगर राजतंत्र इतना अच्छा तो हम राजतंत्र में रहते। आजादी के बाद हमें लोकतंत्र चुना है, ठीक है कार्तिकेय उसी जी। लोकतंत्र के हिसाब से काम हुआ है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रियल जी, जिस तरीके से कार्तिकेय जी ने कहा कि पहले तो हर बात पर युद्ध होते थे, लेकिन इसी वजह से हमने जो लोकतंत्र है उसे चुना है। लेकिन इस समय देश में अगर मुद्दों की बात करें तो अगर इस समय मुद्दों की बात होती है तो सिर्फ ज्ञानवापी का मुद्दा उठता है। और मथुरा में जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर मुद्दा है, वो उठ रहा है। और कल ही मध्य प्रदेश के नीमच में जो हुआ, हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, उसको लेकर वहां पर बवाल हुआ, दोनों समुदायों में बातचीत हुई और उसके बाद पथराव हुआ, तमाम चीजें हुई। कर्नाटक में एक जो शख्स है उनके द्वारा अनुमति मांगी गई है कि वो जामा मस्जिद में पूजा अर्चना करना चाहते हैं। क्या ये हमारा लोकतंत्र है इस समय में? मुस्कान जी, चीजों को देखते हुए तो यही लोकतंत्र लग रहा है, क्योंकि ना तो अब हमारे राजनीतिक दलों के बीच में, ना तो अब हमारे एक आप ये कह लीजिए कि ना तो अब हमारे राजनीति में जिस लिए हम अपने सरकार को चयन करके लेके आते हैं, सरकार ये भूल चुकी है कि अब धार्मिक स्तर से भी ऊपर कोई चीज है। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर और पंथों के नाम पर आप जितनी गंदे से गंदी राजनीति ये करना चाहते हैं, उतनी उस चीज पर वो उतर चुके। इनको ना तो अब कहीं ना कहीं ना तो अब रोजगार दिखता है, इनको ना तो अब एम्प्लॉयमेंट दिखती है, इनको अपने ना तो देश की तरक्की दिखती है, ना तो कुछ दिखता है। आने वाले कुछ सालों तक अगर इस तरह होता रहे तो मुझे लगता है कि भारत देश सिर्फ धर्म के नाम से जाना जाएगा और हम समुदाय और हमारे जितने भी समाज के नागरिक हैं उनके अंदर सिर्फ एक धर्म पंथ की बात पढ़ाई जाएगी। क्या हम सरकार इसलिए चुन के लिख के आते हैं? क्या सरकार धर्म के ऊपर भी जाएगी कभी? सरकार को ये नहीं दिख रही है राम श्याम और एक कहीं ना कहीं मस्जिद करने से ऊपर भी चीजें हैं। ग्रोथ रेट कितनी नीचे जाती है, रोजगार कितनी नीचे जाते हैं, लोगों के बीच में कितनी हाहाकार है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूए हैं। आखिर लोग कहाँ जाए सब चीजों को लेकर के? क्योंकि सरकार से हमारे धर्म राजनीति के अंदर अपनी व्यवस्था लगाए बैठे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं।
ठीक है प्रियल जी। आलोक बस जी आपके पास आना चाहूंगी। कार्तिकेय जी और प्रियल जी की बातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक सवाल मेरा आपसे है, इस समय देश में हिंदू मुसलमान हो रखा है, लेकिन दूसरी ओर तस्वीर वो भी है जब ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उसमें आप वकील को देख लीजिए, खुद यादव है वो, और यादव तो यदुवंशी खुद को कहते हैं, और यदुवंशी श्री कृष्ण जो है वो भी, उनको भी यदुवंशी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मुस्लिमों के साथ विवाद चल रहा है ईदगाह को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी एक तस्वीर है जिसमें वकील खुद यादव है और वो मुस्लिम पक्ष का जो पक्ष है वो रख रहे हैं। मुझे मालूम है वकील का काम हिंदू मुस्लिम थोड़ी करना है, वकील का काम वकालत करना है, और वो अपनी वकालत कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो या मुस्लिम की तरफ से हो। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है तो राम जेठमलानी जी उसके लिए अपीयर करते थे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि राम जेठमलानी जी क्रिमिनल हो गए। तो ये जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और उन मुसलमानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हिंदू वकील पर भरोसा करके अपने केस की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल को सोनल जी, प्रियल आनंद जी किसी का पैरवी करने लगे तो ये इसका मतलब थोड़ी है कि उसी पार्टी की हैं या उसकी पक्षधार है। इनका काम तो अपना है, अपने पक्ष को बचाना, उसके लिए तथ्य पेश करना, ये अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। और रही बात जो इन्होंने पेट्रोल डीजल की बात की है और एलपीजी की बात की है, तो देखिए देश में उन्हीं चीजों का दाम बढ़ा है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये वैश्विक कारणों से है, इनको आप नकार नहीं सकते। आज ब्यूटेन प्रोपेन जिसका इस्तेमाल एलपीजी में होता है उसके दाम में 60% 70% का इजाफा हो गया है वर्ल्ड मार्केट में। पेट्रोलियम प्राइसेस प्रति बैरल 150-60 के ऊपर जा रहा है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में गेहूं की अच्छी पैदावार होने के कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों का ध्यान रखना है, यहाँ किसी को भूखा नहीं सुलाना है। और आप मान लीजिए निश्चित तौर पर यहाँ कोई भूखा नहीं सो रहा है, और इन सब के बावजूद जब कभी चुनाव हो रहे हैं जनता हमें क्यों चुन रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जनता को हमारे पॉलिसियों पर भरोसा है, जनता को हमारी मजबूरियों का एहसास है, जनता को हमारी नियत पर शक नहीं है, जनता हमको चोर नहीं समझती है। कौन है हमारे मुकाबले? आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान में फलानी पार्टी आपको टक्कर देने के लिए खड़ी है। कोई नहीं है टक्कर में, दूर दूर तक। जो भी लोग हैं पॉकेट में सीमित है, और आपस में कोई तालमेल नहीं है इनके, तो ये क्या लड़ेंगे हमसे? ये कोई नहीं है टक्कर में वाला डायलॉग जो आपने अभी चिपकाया है, ये तो सीधे तौर पर आपका जो घमंड है उसको दिखा रहा है, गुरूर है आपको इस बात का। कार्तिकेय जी, घमंड नहीं है मुस्कान जी, मैं जानता था आप ये बोलेंगी कि घमंड है। हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के खड़े हो गए हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। हमारा प्रधानमंत्री भी पहले कार्यकर्ता है, बाद में देश का प्रधानमंत्री है। यूपी की आग ठंडी नहीं हुई और गुजरात की आग प्रधानमंत्री ने सुलगा दी। प्रधानमंत्री आपके नहीं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री आपके नहीं आलोक जी, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। और अगर प्रधानमंत्री इतने ही देश को एकजुट रखने वाले हैं तो क्यों उन्होंने आज तक किसी मंच से नहीं कहा कि देश में हिंदू मुसलमान ना हो? क्यों नहीं वो इस बात की अपील करते हैं मंचों से? मुस्कान जी, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। किसी मंच पर जाकर आप मुझे जवाब दीजिए, आप आलोक साहब जवाब दीजिए, किसी मंच पर जाकर क्या प्रधानमंत्री ने ये कहा, जहांगीरपुरी हिंसा की निंदा की, उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, देश में सौहार्द बनाकर रखा जाए? प्रधानमंत्री ने कब कहा कि हिंदू मुस्लिम लड़ लो? तो ये भी तो नहीं कहा ना, अगर देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो उनको रोकने का काम किसका है? सरकार का ना। जहां भी इस तरीके की रुकावट आई है कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं रुकावट। कहीं दंगा होने दिया, कहीं मारकाट होने दिया, कहीं पर खून खराबा होने दिया? इतने दंगे हो गए हैं, इतनी मारकाट हो गई है, अभी आपको यही नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। कार्तिकेय जी, आप जिसको मारकाट कह रही है ना, वो किसी ने पथराव किया हमारे जुलूस पे,
हमने रिटेलिएट नहीं किया। अगर हम रिटेलिएट करते या हिंदू रिटेलिएशन पे आ जाता तो देश का परिदृश्य कुछ और होता। वहां पर हिंदू हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। हम संवेदनशील लोग हैं, हम में सही सुनता है, हम में चीजों को समझने की ताकत है, हम बेलगाम घोड़े नहीं हैं, लेकिन हमको अपनी कानून व्यवस्था पर भी पूरी आस्था है। हम उनके दर्शन में जाते हैं, हम उनके द्वार पर जाते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आपको आपकी कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा होना भी चाहिए आलोक वत्स साहब। तभी तो देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, चुन चुन कर उन बस्तियों को, चुन चुन कर उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर एक समुदाय की ज्यादा जो संख्या है। कार्तिकेय जी, मैं आ रही हूँ अब आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, बता दूं मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आलोक जी, आ रही हूँ। सुनिए एक सेकंड सुन लीजिए, जल्दी से बताइए। शाहीन बाग में मेरे सैकड़ों मित्र रहते हैं जिनसे मेरा उठना बैठना है। उन्होंने कहा मुझे कि जो यहाँ पर ये हो रहा है डिमोलिशन ड्राइव, ये बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ के मुसलमान जो 80% हैं, 20% यहाँ हिंदू आवागमन करते हैं। यहाँ के मुसलमानों का ही रास्ता रोक रहे हैं। ठीक है आलोक वत्स साहब, ठीक है, देश में वो तस्वीरें भी नहीं बुलाई जा सकती आलोक वत्स साहब। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई उसके बाद तिरंगा यात्रा दोनों समुदायों ने मिलकर निकाली। दोनों समुदायों ने सामाजिक सौहार्द और ये जो सामुदायिक सौहार्द है इसको बनाए रखने की अपील भी सबसे की है। कार्तिकेय जी। मुस्कान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर मुस्कान जी जैसे 10% मीडिया के लोग हो जाएं, मीडिया के साथी हो जाएं, तो जिस गुरूर के साथ ये बोल रहे हैं, जिस घमंड के साथ बोल रहे हैं, और सरकार किस लिए बनाई जाती है, सरकार का क्या दायित्व होता है, इनको तुरंत 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। कितने बड़े तरीके से बोला है कि प्रधानमंत्री पहले भाजपा का कार्यकर्ता है। बिल्कुल भाजपा का कार्यकर्ता है, बिल्कुल आपकी बात से पुनः मैं सहमत। अगर वो भाजपा के कार्यकर्ता ना होते और प्रधानमंत्री का दायित्व समझते तो वो इस देश को एक समझते और इतनी घटनाओं के बाद एक बार जनता से मुखातिब होते। भले वो जो रेडियो के थ्रू मन की बात आते हैं, लोगों के मन की, तन की, धन की बात को समझते और उसके खिलाफ बोलते। ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। जिन लोगों ने गांधी जी के खिलाफ, जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ झूठ बोला है, गलत बोला है, उसको कंडेम करते, लेकिन नहीं किया। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता पहले। फिर अभी आ रहे थे ये कि हमें, ये देखिए भाजपा लोग कितने अच्छे से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ शाहीन बाग के साथियों ने मुझको फोन किया। इनको सिर्फ ऐसे ही साथी फोन करते हैं, या ये उसी पार्टी से कि जब इन लोगों को बताया जाता है कि मुझे सपने में भगवान आए और बोला कि यहाँ पे तमाम जगहों पे सोना गड़ा हुआ है, अगले दिन ये बुलडोजर पहुंचा के खुदाई करने लगते हैं कि वहां शायद सोना निकल आएगा। इनके मित्र या इनके साथी या इनके सपनों में वो लोग क्यों नहीं आते जिनकी नौकरी चली जाती है? इनके सपनों में वो किसान क्यों नहीं आते जो आत्महत्या कर लेता है? इनके जब इन्होंने काले धन की बात करी थी वो क्यों नहीं आते हैं या इनको फोन नहीं करते हैं? इनके सपनों में जब महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो वो बच्चियां, वो बेटियां क्यों नहीं आ जाती हैं सपनों में? इनको साथी फोन कर देते हैं कि देश में गलत हो रहा है। जब कोरोना काल में तमाम लोगों की मृत्यु होती है तब वो साथी और वो लोग क्यों नहीं बोलते भाई देश में इतना बुरा हो रहा है, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री कहाँ पर है? उस समय कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन हाँ, क्योंकि इनके साथी क्योंकि हिंदू मुसलमान हो गया तो वहां पे बोलेंगे। जहांगीरपुरी में भी इन्होंने ये करने की कोशिश करी। जहां मैं रहता हूँ वहां से, मेरे एरिया से बहुत दूर नहीं है, वहां पे मैंने देखा है किस तरीके से दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो खुद ही जवाब इनको ये दे देंगे, उन्होंने 2 दिन बाद ही दे दिया। अच्छा, अब जहांगीरपुरी में हो गया, चलो अब हम शाहीन बाग में ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, वहां पे भी नहीं हो रहा तो हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने भाजपा के एक नेता को देखा कि वो अपने बेटे का, अच्छा है कि उसको मास्टर शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ की डिग्री की फोटो डाल के कह रहा था कि मैं चलो कम से कम वीडियो के थ्रू देख सकता है। छोटे 18 साल के बच्चे हाथों में तलवार लेकर के मंदिर मस्जिद के। अब हमारी कोशिश रहती है कि मैं किसी पार्टी से उसको, हमारी कोशिश होती कि वो बच्चा तलवार की जगह देश की सेवा कर रहा होता, सेना में जा रहा होता, तब एक बड़ी बात होती। सेना की भर्ती के लिए 3 साल से, और आप मुस्कान जी जानती है कि कौन सा तबका देश का है जो सेना में जाता है, भर्ती में जाता है वहां की, वो 3 साल से संघर्ष कर रहा है कि उसको नई भर्ती निकाल दी जाए। वो भर्ती नहीं निकाली गई। इस देश में चुनाव हो गया, सरकारें बन गई, लेकिन 3 साल में भर्ती नहीं निकाल पाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि सेना को जरूरत नहीं है नए लोगों की, नए जवानों की जरूरत है, तब भी भर्ती नहीं निकाल पाया। तमाम सरकारी विभाग छोड़ दीजिए, ये सेना में भी ये चीजें हैं जो लोग समझ क्या होता है कि आप सोशल मीडिया और मीडिया, मैंने बोला कि इससे बात नहीं, मुस्कान जी से 10% लोग हो पाए। जो लोगों
है कि किस तरीके से गलत झूठ और बहकाते हैं लोगों को। तो 10 मिनट में इनको समझ आया था कि आपको सरकार में क्या काम करने थे। अरे हमने तो सब कुछ बना के दे रखा था, 62, 65, 71 सारा युद्ध लड़ लिया, 48 जो कितना बटा हुआ था उसको एक करके ले, आप फिर वही बांटना शुरू कर रहे हो। अरे इतना तो उम्मीद थी, इतने मजबूत थे, तो आप चाइना को भी समय जवाब दे देते। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, हमें रोक दी, कहाँ रोक दिया? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप होम अफेयर झूठ बोल रहे हैं। ये जो लगातार हमारे शहीद होके आ रहे हैं वो झूठे हैं। जैसा हमने कोरोना में बोला कि नहीं कितने लोग नहीं मरे, कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। नेपाल अपने अब हमारे देश को अपना बता देता, आप उसमें कुछ नहीं कर पाते हो। बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ऊपर जा रही, मैन्युफैक्चरिंग में हमसे ऊपर जा रहा है, छोटा सा देश में नहीं बता पा रहे हो। अब खाना बता रहे हो सबको खिला दिया कि हमने खाना सबको खिला दिया। आपके मतलब रैंकिंग, विश्व रैंकिंग इसको सब मान के चल रहे, इसमें 101वें नंबर पे। पाकिस्तान से बुरी हालत, आप उसको भी नहीं मानने को तैयार हो। तो सत्ता इससे थोड़ी ना होता है। अगर आप मैंने इसलिए बोला कि आप पश्चिम बंगाल में नहीं हो, उड़ीसा में नहीं, आंध्रा में नहीं हो, केरल में नहीं हो, तमिलनाडु में नहीं हो, पंजाब में नहीं हो, महाराष्ट्र में नहीं हो, तो वो क्या देश के भाग है कि नहीं? वो भी तो देश की जनता ही कर रही है ना। फिर हमारे सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, अरे आपकी पार्टी तो मिस्ड कॉल मारने से पार्टी बन जाती है। किसी बेचारे का रास्ते का फोन लिया, मिस्ड कॉल मारा, सदस्य बन गया। अरे इतनी मजबूत पार्टी होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटें आप ही लेके चले आते हैं ना। इतने तो कार्यकर्ता आपने दिखा दिए हैं। जितने लोग वोट नहीं कर रहे उससे कार्यकर्ता दिखाई दो, आपके कार्यकर्ता तो आप ही का साथ नहीं दे रहे हैं आपके लॉजिक से। तो यहाँ रहने दीजिए। क्या किया कि आप इस समय सरकार में है और 2 ही बार सरकार में आके तीसरी बार की उम्मीद में रखते। 2 बार सरकार में आपको बहुत बड़ा मौका मिला था मेजोरिटी साथ, देश ने विश्वास दिया। लोग चुनावी प्रक्रिया होती है, अगर हम पे उनको विश्वास नहीं रहा 14 में या 19 में, तो आप आया है। अब उनको 10 साल में समझ में आ गया कि वो क्या उम्मीदें से कर रहे थे। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने भाजपा के साथ, मुस्कान जी 1 सेकंड और 10 सेकंड और लूंगा, कि विपक्ष के लिए भाजपा बहुत अच्छी है। क्योंकि सर पे सिलेंडर रखना, 2 रुपए रेट बढ़ गया जी, पेट्रोल का 71 रुपए रेट बढ़ गया जी, रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, 77 रुपए पहुंच गया, सबसे लोवेस्ट। विश्व की सारी करेंसियों में सबसे निचले स्तर पे कोई है तो भारत का रुपया है। अभी प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, प्रधानमंत्री अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर कुछ समझ सकते हैं। तो भाजपा विपक्ष के रूप में अच्छी है और 24 में उसकी तैयारी करें। धन्यवाद। ठीक है, प्रियल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम बातें आपने सुनी, आलोक वासु जी की भी, कार्तिकेय जी की भी, अब अगर शुरुआत से देखें तो बहुत लंबा चला था अयोध्या और बाबरी विध्वंस का जो मामला था, बहुत लंबा चला, बहुत मुश्किल से उसमें फैसला आया और उसको खत्म किया गया। हिंदू मुसलमान उसमें भी हुआ, उसको कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से खत्म किया गया। तो अब अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही है, अलग अलग तरीके से फिर से वही मुद्दे उठाने जाने लगे हैं। ये देश को आखिर हो क्या रहा है, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। देखिए मुस्कान जी, इसमें इतना ही बोल सकती हूँ कि देश प्रगति के रास्ते पे ना जाकर के दुर्गति के रास्ते पे चलने को चल चुका है। हमारी सरकार ने जितने अच्छे काम किए, जितनी सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार का जो एक सेंटर फोकस है वो है राम मंदिर, वो है समुदाय की, कौम की लड़ाइयाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम हमारे समाज को क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो हमारी राजनीतिक दल और राजनेता भूल चुके हैं। इनसे ऊपर भी हट करके बहुत सारी चीजें हैं। इन मामलों को इतना हवा नहीं दिया जा सकता था। एक छोटी सी कार्रवाई करके भी ज्ञान पापी का जो एक ये मामला उठा वो भी बंद किया जा सकता था। लेकिन अपनी दुकानों की रोटियां सेकना हमारे राजनेता कब भूलेंगे ये मैं नहीं कह सकती। कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की लड़ाइयां ही रह गई हैं। चाहे वो कश्मीर को उठा के देख लो या आज ज्ञान वापी देख लो या कल का कोई एक अलग टॉपिक देख लो आप। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबसे भी ऊपर हमारे सरकार को समझना चाहिए कि और भी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए।
ठीक है अप्रैल जी, और आप सभी का, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पर राजनीति इस समय की जा रही है, आने वाले कुछ राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है और 2024 की तैयारी में तमाम पार्टियां अभी से जुट गई है, और इसी बीच जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये तमाम मसलों का हल होगा और एक बार फिर से देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो एक बार फिर से वापस बनेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।